हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसको इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। यह जो वीडियो होगा पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 1 मैंने बना दिया है ऑलरेडी। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, वहाँ आपको पार्ट 1 वाली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। यह जो वीडियो है 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। यह उनके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। तो हमारा जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस, हम इस वीडियो में देखेंगे। यह जो वीडियो है बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जहां उनके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक्स शामिल हैं, उनका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यह वीडियो को देख सकता है। क्योंकि हमारा जो वीडियो है पूरी तरह से एनसीईआरटी के टॉपिक पे शामिल है, आधारित है, तो यह उनके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। तो पार्ट 1, यह जो अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है एनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, ठीक है। पार्ट 2 में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका पूरा सारणी यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया था, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में चीनी अर्थव्यवस्था को उत्थान देखेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? चीनी अर्थव्यवस्था को उत्थान, के किस प्रकार से चीन की जो इकोनॉमी है डेवलप की धीरे धीरे, और भारत चीन संबंध जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत चीन संबंध कैसे रहे थे उस दौरान, और अभी के कैसे संबंध है उसे भी देखेंगे, यानी वर्तमान में भारत चीन संबंध। उसके बाद हम जापान के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और दक्षिण कोरिया के बारे में भी जानेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हूबहू आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो आपको अगर आप किताब पढ़ेंगे, बुक्स को रीडिंग करेंगे, तो आपको टॉपिक वाइज ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो उन टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि टॉपिक में लिखा गया था, चीनी अर्थव्यवस्था को उत्थान का हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से जो चीन की इकोनॉमी है ऊपर डेवलप हुई, धीरे धीरे उठती गई और इतना उठ गई कि आज भारत को भी पछाड़ दिया, भारत भी पीछे हो गया है चीन से, ठीक है। तो 1978 के बाद से जारी 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी चीन ने कब से डेवलप करना शुरू किया? 1978 के बाद से। चीन 1978 से पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी नीतियों में जो सुधार करना शुरू किया वो 1978 के बाद से जारी दिखता है कि 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता उसके कब से शुरू हुई? तो 1978 के बाद से शुरू हुई। तो एक महाशक्ति के रूप में उभरने के संकेत दिए, और एक महाशक्ति के उभरने के साथ भी हम जोड़कर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी देश बड़ा होता है, उसकी इकोनॉमी बड़ी होती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये देश आगे चलकर महाशक्ति बनेगा और इसका जो वर्चस्व होगा बहुत व्यापक होगा, जिस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के थे, ठीक है। तो उसी दौरान इसकी भी आशंका जताई जा रही थी कि जो चीन है वो एक महाशक्ति भविष्य में बनेगा। आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगी। ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी चीन जो आर्थिक वृद्धि कर रहा है, आर्थिक सुधारों की नीति अपना रहा है, अगर उसी तरह से सब कुछ चलता रहा, ठीक ठाक चलता रहा, तो वो समय दूर नहीं जब 2040 आते आते वो दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा, सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कहना है विशेषज्ञों का। इसकी विशाल आबादी, चीन में विशाल आबादी है, भारत दूसरे नंबर पे आता है। विश्व में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो चीन की ही है। बड़ा भूभाग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या ही ज्यादा है, उसके पास भूभाग भी, स्पेस भी बहुत ज्यादा है, उनके पास संसाधन भी बहुत ज्यादा है, क्षेत्रीय स्थिति भी है और राजनीतिक प्रभाव
इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी उसके पास वो सभी चीजें हैं जो एक महाशक्ति के पास होनी चाहिए। तो वो कौन सी चीजें हैं? पहली बात तो उनके पास एक विशाल आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी है और कार्यशील आबादी है, सभी काम करने वाले युवा लोग हैं, बड़ा भूभाग है। जब हम मानचित्र देखेंगे चीन का तो उसमें देखेंगे कि उसकी जो क्षेत्रफल कितना बड़ा है। उसके पास संसाधन है, पेट्रोलियम्स हैं और कोयले खदानें हैं, बहुत सारे सीमेंट की इंडस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े संसाधन है उसके पास। क्षेत्रीय स्थिति है और राजनीतिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र सरकार चलाने वाली पार्टी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसके पास ये सभी चीजें मौजूद हैं जो आर्थिक वृद्धि के लिए हद से लाभदायक होने वाला था। तो आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना ये सारी जो चीजें हैं बढ़ा देते हैं। और आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन, एक समय था जब चीन आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, ठीक है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। एक जब समय था जब साम्यवादी चीन जो है चीन में साम्यवादी व्यवस्था है और अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है। तो साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से, विशेषकर अमेरिका की बात करें तो उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और जितने भी पश्चिमी मुल्क हैं उन सभी से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। एक दौर था जब चीन ने ऐसा किया। इसने जो विकास का मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चीन ने एक मॉडल अपनाया, उसमें क्या कहा गया? इस मॉडल में था क्या कि खेती से पूंजी निकालकर, जिसमें जितने भी खेती में प्रॉफिट हो रहे थे, जितने प्रॉफिट हो रहे थे उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग, बड़े इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने लगाने पर इन्वेस्ट करने लगे। ऐसे ही उन्होंने पॉलिसी बनाई, नीति बनाई आर्थिक विकास करने के लिए, क्योंकि उसके पास विदेशी बाजारों में से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। अब चूंकि हमने देखा कि जो चीन था वो पश्चिमी मुल्कों से, विशेषकर अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़े हुए था और विश्व के किसी भी देश से वो व्यापार नहीं करता था। तो जब आप विश्व के अन्य देशों से व्यापार नहीं करेंगे तो आपके पास उन देशों की मुद्रा कैसे आएगी? कोई साधन नहीं है मुद्रा आने का, तो आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं होंगी और जब विदेशी मुद्रा नहीं होंगी तो आप भविष्य में किसी भी प्रकार के सामान नहीं खरीद सकते हैं विदेशों से, ठीक है। तो सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। अब विदेशी मुद्रा है ही नहीं तो आप सामान खरीदेंगे कैसे? क्योंकि आपने तो बंद अर्थव्यवस्था बना रखा है, आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से क्लोज है, बंद है। अर्थव्यवस्था का विकास 5 से 6% तक की दर से हुआ। जो चीन का जो इकोनॉमी थी 5 से 6% की दर से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जनसंख्या भी तो बढ़ रही थी। उनका मान लेते हैं इकोनॉमी बढ़ रही है, उनके पास पैसा बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ रही है। साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो पैसा बढ़ रहा है, तो उससे क्या हुआ? खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ बोल रहा है कि लेकिन जनसंख्या 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि दर से इस विकास दर पे पानी फिर रही थी। यानी जो भी पैसा कमा रहा था, जो भी 5 से 6% का फायदा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, अब जनसंख्या भी 2 से 3% बढ़े जा रही थी। यानी जितना वो पैसा कमा रहे थे उसका आधा पैसा तो जनसंख्या को न्यूट्रल करने में, जनसंख्या को संसाधन जुटाने में ही खत्म हो रहे थे। तो ये सभी कमाई पर पानी फिर रही थी, हम कह सकते हैं। इसका औद्योगिक उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ रहा था। जितने भी इंडस्ट्री थे उसमें उत्पादन तो हो रहे थे लेकिन तेजी से नहीं बढ़ रहा था, तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय, जो पर पर्सन इनकम था, वो भी बहुत कम था। यानी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। तो इस प्रकार कोशिश तो चीन ने खूब किया, लेकिन उसकी बढ़ती जनसंख्या ने ये सारे कोशिशों में पानी फेर दिया। 1973 में प्रधानमंत्री चौ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 4 प्रस्ताव कौन कौन से क्षेत्र में थे? कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेना, और जो चौथा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई ने आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे।
उन्होंने कहा कि हम कृषि में सुधार करेंगे, उद्योग में सुधार करेंगे, सेना में और विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो साइंस है उसमें भी हम टेक्नोलॉजी को लाएंगे, आधुनिकीकरण करेंगे और नए नए चीजों को शामिल करेंगे ताकि हम विकसित हो सके, हम विकास कर सके। ऐसा चौ एन लाई कह रहे थे, जो चीन के प्रधानमंत्री थे 1973 में। 1978 में तत्कालीन नेता द्यांग साओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार ओपन डोर की नीति अपनाई। ठीक है, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। चरणबद्ध मीन्स क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले गया और डेवलप होने के कगार पर पहुंच गया। यहाँ क्या कह रहा है कि चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। हमने पहले चैप्टर में बताया होगा कि शॉक थेरेपी क्या था। तो शॉक थेरेपी 1990 के दशक में अपनाया गया था और यह पूंजीवाद को अपनाने के मॉडल पर आधारित था। तो चीन ने पूंजीवाद पर विशेष ध्यान नहीं दिया, उसने शॉक थेरेपी को नकार दिया और अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध ढंग से खोला। यानी आगे कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन सभी धीरे धीरे क्षेत्रों धीरे धीरे स्टेप्स उठाते गए, कदम उठाते गए और डेवलप होते गया। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया चीन ने और 1998 में उद्योगों का जो इंडस्ट्री थे, जो फैक्ट्रियां थी, उनका निजीकरण भी किया। निजीकरण करने का मतलब क्या होता है? तो निजीकरण करने का मतलब होता है कि जो चीजें सरकार के पास है वो निजी कर देना, मीन्स किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे देना, प्राइवेट व्यक्ति को बेच देना या प्राइवेट कंपनी को दे देना, और वो कंपनी अब उसका मालिक हो जाएगा और वो अपने तरीके से वहाँ उस पर सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये होता है निजीकरण। तो 1982 में क्या हुआ कि चीन ने तो अपनी खेती का निजीकरण कर दिया, यानी जो जितने भी विभाग थे, जो जितने भी जमीनें थी चीन के सरकार के पास, वो सभी निजी व्यक्तियों को बेच दिया। अब उस पर निजी व्यक्ति खेती करेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, तब उनको प्रॉफिट होगा तो सरकार उनसे टैक्स लगे, तो इससे ज़्यादा डेवलप होने के आशा दिखाई देने लगी। और 1998 में उद्योग जो थे उनका भी निजीकरण कर दिया, यानी जितनी भी सरकारी कंपनियां थी वो सब चीन के हाथों में थी, वो सभी बड़ी बड़ी लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों के हाथों में बेच दिया। बड़ी बड़ी जो इतने भी लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको बेच दिया और कहा कि अब लो, ये तुम संभालो ये उद्योग धंधे, हमें तो बस टैक्स चाहिए, ऐसा चीन ने कहा। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। यानी जो चीन ने नई आर्थिक नीतियां अपनाई, खेती का निजीकरण किया, उद्योगों का निजीकरण किया, कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो टेक्नोलॉजी आधुनिकीकरण किए, तो इन सबों ने उनको बहुत फायदा पहुंचाया। और इस जो जड़ में फंसा हुआ था, जिस जड़ में, तो उस जड़ता से उबरने में उसको मदद मिली और बहुत आगे जाने में उसको बहुत हेल्प हुआ। ठीक है, कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कृषि का निजीकरण कर दिया, सभी सरकारी जमीनों को चीन की सरकार ने लोगों को बेच दिया। लोग अपने मनमाने तरीके से फसल उपजाएंगे, उस पर खेती करेंगे, भले ही सरकार को टैक्स दे, लेकिन वो अपने तरीके से फसल उपजाएंगे, उनको बेचेंगे, अपने मनमाने तरीके से दाम वसूल सकेंगे एक निश्चित सीमा तक, तो उसको भी बहुत फायदा हुआ। ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, बढ़ोतरी देखी गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो गांवों की जो टेक्नोलॉजी थी, जो इकोनॉमी थी गांवों की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा। लोगों के पास बचत होने लगे, सेविंग्स बढ़ गए, क्योंकि लोगों की कमाई ज़्यादा होने लगी और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही, चाहे वो उद्योग हो या फिर कृषि के क्षेत्र हो, क्योंकि दोनों ने ही सरकार का निजीकरण कर दिया था। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई, तेज हुई। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्या कह रहा है कि जो उद्योग थे और कृषि थे, तो उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून बनाए गए, नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, उसमें विदेशों से भी व्यापार करना शामिल था। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें
उसके निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार अभी है वर्तमान में, पहले नहीं था, क्योंकि जब से उन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई है और विदेशों से व्यापार करना शुरू किया है, तो उसके पास विशाल भंडार हो गए हैं विदेशी मुद्रा का। उसके दम पर चीन दूसरे देशों में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है। चीन 2001 में WTO विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, और क्योंकि विश्व स्तर पर वो व्यापार करने लगा तो उसको WTO में तो शामिल होना ही होगा। तो 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। और हम सभी जानते हैं कि चीन में सिर्फ 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चीन के, जैसे मान लीजिए पूरा का इलाका चीन है, तो इसके कई भाग, इतने भाग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया है। इतने क्षेत्र में क्या होगा, तो इतने क्षेत्र में इंडस्ट्री होंगे, बहुत बड़े बड़े कारखाने होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, और यहाँ उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको यहाँ पे बनाया जाएगा। तो एक बहुत बड़े 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जैसे एक क्षेत्र यहाँ बना दिया, दूसरा क्षेत्र यहाँ बना दिया, तीसरा क्षेत्र यहाँ बना दिया, चौथा यहाँ बना दिया, पांचवा यहाँ बना दिया, छठा यहाँ बना दिया, और बचे हुए इलाके में जनता रहेगी, लोग रहेंगे। तो ये होते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी वहाँ अर्थव्यवस्था से संबंधित एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत चीन संबंध। अभी की नहीं बल्कि पहले के 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक की बात करेंगे कि उस दौरान भारत के और चीन के संबंध कैसे रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग ड्रैगन। लिखता है पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले। पश्चिमी साम्राज्यवाद कहने का मतलब कि जो अमेरिका का पूरा पश्चिमी देश है, उस साम्राज्यवाद के उदय से पहले, उसके उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। ठीक है, जब पश्चिमी साम्राज्यवाद नहीं था, उसका उदय नहीं हुआ था, तो उससे पहले भारत ही थे और चीन ही थे जो महाशक्ति था इस इलाके का, एशिया के महाशक्ति थे। भारत हो या फिर चीन हो, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था। ठीक है, यह तो आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। यानी भारत का प्रभाव और चीन का प्रभाव आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से बेहद मजबूत था। ठीक है, पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामलों में कभी नहीं टकराए थे। प्रभाव क्षेत्र कहने का मतलब इनके जो बॉर्डर्स हैं, इनके जो इलाका है, इनका जो भूभाग है, इनका जो देश का जो बॉर्डर पड़ता है, प्रभाव क्षेत्र वही तो हुआ जहाँ इसके प्रभाव चलते हैं। तो भारत का प्रभाव क्षेत्र और चीन के प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी भी नहीं टकराए थे, एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए थे। यही कारण था कि दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध जो थे प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। यानी राजनीतिक के मामले में या फिर सांस्कृतिक विचारधारा के मामले में एक दूसरे में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, ज्यादा प्रत्यक्ष संबंध नहीं थे, सीमित ही थे। ठीक है, कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई होता है ना, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी हिंदुस्तान के लोग और चीन के लोग क्या हैं, तो भाई हैं, ऐसा नारा भी लोकप्रिय हुआ और बहुत फेमस हुआ उस दौरान ये नारा, हिंदी चीनी भाई भाई। आज़ादी के तत्काल बाद भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1950 में 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत को हड़पने की कोशिश की, तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां पहनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध जो थे एकदम गड़बड़ हो गए, संबंधों में एकदम खटास उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये सभी स्टोरी को हम लोग मानचित्र पे भी देखेंगे। तो यहाँ लिखता है कि भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र, लद्दाख में एक क्षेत्र है अक्साई चीन क्षेत्र, तो अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। चीन ने बहुत सारे अवैध दावे घोषित किए और भारत के भूभाग पर अपना वैध दावा जताने का प्रयास किया। तो भारत भी क्या करता है, एक तो युद्ध एकमात्र सहारा था। हालांकि ये युद्ध चीन की तरफ से एक तरफा युद्ध किया गया था, भारत को बिना सूचना दिए ऐसे हमले किए गए थे। तो 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, चूंकि सैनिक तो पूरी तरह से तैयार नहीं थे, उनको सूचना भी नहीं दिया गया कि जो चीन है वो भारत के साथ युद्ध करना चाहता है।
एक छल के तरीके से, छल कपट के तरीके से चीन ने भारत पे हमला कर दिया और तैयारी न रहने की वजह से ये भारत को हार का सामना करना पड़ा। विवादित सीमा की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं, तो दोनों देशों के बीच 3000 किलोमीटर की जो सीमा है उसकी कोई स्पष्टता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टता कहने का मतलब 3000 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर्स हैं जिन पर चीन और चीन जो अवैध दावे की कोशिश करता रहता है और स्पष्ट नहीं, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, चीन जो है जानबूझकर सीमा विवाद हल नहीं करना चाहता है। चीन चाहे तो सीमा विवाद मात्र है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बल्कि वो जानबूझकर इन टॉपिक्स को वो जिंदा रखना चाहता है। क्यों जिंदा रखना चाहता है? वह सीमा विवाद को समय पर भारत पर दबाव बनाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ऐसा उपयोग करता है और सीमा विवाद को जिंदा रखता है। हालांकि सीमा विवाद कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना ऐसा करना चाहता है और भारत पर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, भारत सरकार पर एक राजनीतिक प्रभाव बनाने के लिए ऐसा करते रहता है और भारत चीन संबंधों पर इसका एक दीर्घकालिक असर भी हुआ है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा, 30% तक सालाना व्यापार बढ़ रहा था। चीन और भारत के बीच 33 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार कहने का मतलब कि भारत और चीन के बीच में, दो देशों के बीच में जब व्यापार होते हैं तो उसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, दो पक्षों के बीच में जिसमें भारत और चीन शामिल था। तो 33 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का व्यापार सुनिश्चित हुआ था, उस पर सिग्नेचर हुए थे और 2017 में ये व्यापार 84 लाख अमेरिकी डॉलर के 84 लाख अरब का हो चुका था, अमेरिकी डॉलर का। तो एक समय था 1999 के दौर में जब ये दोनों के बीच में संबंध थोड़े बेहतर हुए, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं हुआ। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया कि उस दौरान 1995 के दौरान भारत चीन संबंध क्या रहे, लेकिन अभी वर्तमान में कैसे संबंध है भारत और चीन के। तो हम वर्तमान संबंधों की अगर बात करें तो 2014 के बाद से हम भारत चीन संबंध पर नजर डालेंगे। ठीक है, यहाँ बुलेट्स पॉइंट्स दिए गए हैं तो इनकी माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। 2014 के बाद से जब भारत में बीजेपी की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उस दौरान से भारत और चीन के संबंधों में कौन से जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो देखने को मिला। तो यहाँ पे हम उसी को देखेंगे। ठीक है, लिखता है दो 2014 में चीन के विदेश मंत्री, उसका नाम था वांग ई भारत आए और भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। जब 2014 था तो 2014 में चीन के विदेश मंत्री जिसका नाम था वांग यी भारत में भारतीय विदेश मंत्री से मिली जिसका नाम था, उस दौरान सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी, तो उनसे मिले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसी महीने तत्कालीन उपराष्ट्रपति यानी 2014 में ही भारत के उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, जिसका नाम था हामिद अंसारी, वो भी 5 दिन के दौरे पर चीन गए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, यह सिलसिला चलता रहता है। जुलाई 2014 में भारतीय सेना के तत्कालीन चीफ जिसका नाम था विक्रम सिंह, वो भी 3 दिन के लिए बीजिंग के दौरे पर गए थे। बीजिंग क्या है? तो बीजिंग चीन में चीन की राजधानी है। बीजिंग एक बहुत बड़ा शहर है बीजिंग। तो विक्रम सिंह जो भारतीय सेना के चीफ थे वो गए 2014 में ही गए चीन के दौरे पे, बीजिंग दौरे पे। उसी महीने जुलाई 2014 में चूंकि विक्रम सिंह गए थे, कहाँ गए थे? तो बीजिंग में। उसी महीने ब्राजील में बैठक हो रही थी, ब्रिक्स की बैठक हो रही थी। ब्रिक्स एक संगठन है, इसको भी पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी ब्रिक्स समझते हैं, जिसमें ब्राजील, रसिया, रूस जिसे हम कहते हैं, इंडिया है
और चाइना है, साउथ अफ्रीका है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया भी है और चाइना भी है, तो ये दो देश शामिल है। तो ये दो देश, जब ब्राजील में बैठक हो रही थी ब्रिक्स की, तो इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए और इन दोनों नेताओं की पहली बार मुलाकात हुई और दोनों ने करीब 1.5 घंटे तक बातचीत भी की। दोनों देश के जो नेता थे वो एक दूसरे से बात किए, फीलिंग्स को शेयर किए। हुआ क्या कि सितंबर 2014 में शी जिनपिंग भारत आए। ठीक है, सितंबर महीने में शी जिनपिंग भारत आए 2014 में। नरेंद्र मोदी ने उनका अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया था। चीन ने 5 साल उसी जब वे शी जिनपिंग 2014 में आए तो उन्होंने एक साइन किया है कि व्यापार का समझौता किया कि चीन ने 5 साल के भीतर भारत में $20 बिलियन से ज्यादा के निवेश का वादा किया। जो चीन के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, उन्होंने कहा कि हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे। कितना? तो 20 बिलियन का हम $20 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, वैसा उन्होंने वादा किया। फरवरी 2015 आया। 2015 के फरवरी में सुषमा स्वराज, जो भारत की विदेश मंत्री थी, उसने चीन की यात्रा की और वहां पर शी जिनपिंग से मिली। ठीक है, यहाँ तक 2014 की बात चल रही थी, लेकिन 2015 में फरवरी महीने में सुषमा स्वराज, जो भारत की विदेश मंत्री थी, वो चीन की दौरा पर गई और वहां पर शी जिनपिंग से मिली। ठीक है, मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का पहला चीन दौरा हुआ। जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में चीन में गए, चीन के दौरे पे गए पहली बार। और अक्टूबर 2015 में शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात गोवा में फिर से हुई, ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में, ब्रिक्स देशों की बैठक में। क्योंकि जो ब्रिक्स देश की बैठक है प्रत्येक साल होता है, हर एक साल में होता है, तो अभी गोवा में हुआ। इस बार जब गोवा में 2015 में बैठक हुई तो 2 बार इनकी मुलाकात हो गई। एक तो मई 2015 में जब प्रधानमंत्री खुद चीन गए, और दूसरा जब 2015 में अक्टूबर के महीने में बैठक हुई गोवा में ब्रिक्स देशों की, तो वहां भी ये दोनों नेता शामिल थे, तो वहां भी इनकी मुलाकात हो गई। इस प्रकार मुलाकात तो होती गई, लेकिन अभी आपको चीन का जो साजिश नहीं समझ में आएगा। इस स्लाइड के बाद आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से चीन ने हमें धोखा दिया। जून 2017 में हुआ क्या कि भारत को एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनाया गया। और यह जो संगठन है पूरी तरह से चीन का है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई क्या है? तो चीन में एक शहर है, एक बहुत बड़ा टाउन है, एरिया है। तो एससीओ का सदस्य बना दिया गया भारत को 2017 में। मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात की और इसके लिए उनका धन्यवाद किया। किसके लिए? तो एससीओ का जो सदस्य बनाया गया, तो उसके लिए मोदी ने उनका धन्यवाद किया कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो हमें एससीओ में शामिल किए, संघाई सहयोग संगठन में शामिल किया। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया शी जिनपिंग का। अब जो स्लाइड देखने वाले हैं वो अंतिम स्लाइड होगा। और 2018 से 19 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति थे, शी जिनपिंग ने वुहान एक बहुत बड़ा शहर है, यहीं से भी कोरोना वायरस भी निकला था। जो वुहान शहर है अमेरिका में, यहीं से कोरोना वायरस लैब से लीक हुआ था। चीन और महाबलीपुरम, भारत में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। किसने? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। ठीक है, 15 जून 2020 को चीन ने, अब यहाँ से उसकी असली चेहरा चीन का वो दिखाई देगा। हुआ क्या कि 15 जून 2020 को चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के क्षेत्र पर अपना दावा किया। चीन ने कहा कि भैया ये इलाका तो मेरा है। चीन ने ऐसा दावा किया और उसने अवैध कब्जा कर लिया। इस बात पर दोनों सेनाओं में झगड़ा हुआ, भारत की भी सेना और जो चीन की सेना था, दोनों में झड़प हुई, दोनों में थोड़ा हाथापाई हुआ, दोनों सेनाओं में झगड़ा हुआ। भारत के 20 सैनिक उस दौरान मारे गए थे हाथापाई में,
और चीन के तो बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, दोगुने सैनिक, 50 से 60 सैनिक मारे गए। लेकिन चीन ने अपनी जवानों की मौत का खुलासा नहीं किया औपचारिक तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं था कि चीन के सैनिक मारे नहीं गए थे, भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चीन के इससे दोगुने सैनिक मारे गए, लेकिन चीन ने औपचारिक रूप से उसका खुलासा नहीं किया। ठीक है, 9 दिसंबर 1922 को, ये तो 2020 की घटना हो गई। उसके 2 साल बाद 1922 में, 1922 में क्या किया कि चीन की सेना ने, चीन के जो सैनिक थे वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुस गए। ठीक है, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई भी किया। जो सैनिक थे वो 9 दिसंबर 1922 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुस गए और भारत ने इसके जवाबी कार्रवाई की। ठीक है, तो जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ कि इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को चोट आई। दोनों देशों की जो सेना थी वो दोनों देशों की सेना ने राड से, जो लोहे की राड होती है, उससे हमले किए। हालांकि कई सारे सैनिक घायल भी हुए और दोनों देशों के सैनिक तत्काल घटनास्थल से पीछे हट गए थे। यानी एक ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हो गया था और दोनों देशों के जो सैनिक थे एक समय के बाद हट गए, एक दूसरे के बॉर्डर से पीछे चले गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देखा भारत और चीन के जो वर्तमान संबंध है कि किस प्रकार 1962 में चीन ने हमला किया। फिर 2020 में भी 2020 में भी चीन ने भारत के जो बॉर्डर्स हैं उसके कई इलाकों पर अवैध कब्जे की बात कही और वो 2022 में भी उसने ऐसे ही कार्रवाई की। ठीक है, तो समय समय पे वो दोगलापन दिखाता रहता है चीन और उसके चंगुल में भारत को नहीं फंसना है। हालांकि भारत ऐसे प्रयास करते रहता है कि इन सभी चीजों को, इन विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जा सके, लेकिन चीन की नीति हमें समझ में नहीं आती है। चीन जो होता है वो बातचीत के टेबल पे आता है लेकिन बातचीत से मामला को सुलझाने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ दिखावे के लिए बातचीत के टेबल पे आता है। उसका मकसद ये नहीं होता है कि हम इन समस्याओं को निपटान किया जाए, उनको सुधारा जाए। ठीक है, तो चीन की जो नीति है, रणनीति एकदम खराब है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत बिल्कुल उससे अलग है और भारत उसे दुश्मन मानता है। ठीक है, अब हम जापान की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत जापान के भी बारे में देख लेते हैं। कहता है कि जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD का सदस्य बन गया। कब? 1964 में। किसका? तो आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य बन गया। कौन? जापान। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जिस प्रकार अभी भारत की जो इकोनॉमी है 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसी प्रकार 2017 में जो जापान थी उसकी इकोनॉमी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। 2017 में। एशिया के देशों में अकेला जापान ही जो G7 है उसमें शामिल था। कौन? तो एशिया के देशों में मात्र जापान ही शामिल था G7 में। हम देखते हैं अक्सर सोनी की मोबाइल होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, टीवी होती है तो सोनी कंपनी, पैनासोनिक, इसकी वॉच भी आती है, घड़ी आती है, कैनन प्रिंटर आपने देखा होगा कैनन का, सुजुकी, होंडा, टोयोटा आपने देखा होगा। तो ये जो सभी ब्रांड हैं, जो सभी कंपनियां हैं, ये सभी जापान की ही हैं। तो इन कंपनियों को आप याद रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में इन कंपनियों से भी प्रश्न पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जापान की है या फिर निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जापान की नहीं है। तो आप इसे याद रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न बनाकर। ठीक है, ये सभी प्रसिद्ध जापानी ब्रांड हैं। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। अगर जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो 11वें नंबर पे आता है जापान। भारत अभी तो चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। चीन प्रथम नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। चीन की आबादी विश्व में सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारत है। और 11वें नंबर पे कौन है? तो जापान है, ऐसा बताया जा रहा है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापानी है। हम सभी जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, जो जापान के ही शहर था। तो ये पूरी तरह से बदहाल हो चुका था उस दौरान। तो परमाणु विभीषिका भी झेलने वाला एकमात्र देश है जापानी है। अभी तक ऐसा विश्व का कोई भी देश नहीं है जिसने परमाणु विभीषिका झेला हो। ठीक है, जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के बजट में 10% 10% का योगदान करता है। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी 10% बहुत बड़ा राशि होती है, और यूएनओ के बजट में 10% का योगदान करता है, जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। पहले नंबर पे तो अमेरिका आता है और दूसरा जो आता है वो जापान है, ठीक है, जो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा योगदान करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा संगठन गठबंधन हुआ है, एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई है, क्या 1951 से 1951 से किसके साथ, तो जापान का अमेरिका के साथ एक सुरक्षा गठबंधन हुआ है। जापान का सैन्य व्यय, जो जापान है वो सैनिक अपने सैनिकों पे कितना खर्चा करता है, तो जापान का जो सैन्य व्यय है उसके सकल घरेलू उत्पादन जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, उसका मात्र 1% ही खर्चा करता है। किसके ऊपर, तो सैनिकों पर, जो उसके सैनिक हैं उनको ऊपर मात्र 1% ही खर्चा करता है जापान। लेकिन फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान जो है, जापान का स्थान 7वें नंबर पे आता है, जो कि ज़्यादा नहीं है। यहाँ तो हो गई जापान की बात। अब हम देखेंगे अंत में दक्षिण कोरिया, जिसे हम साउथ कोरिया भी कहते हैं। तो चलें देखते हैं कोरियाई प्रायद्वीप, कोरियाई प्रायद्वीप का को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, जिसे हम साउथ कोरिया कहते हैं, और उत्तरी कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं, उसे बांट दिया गया। और दोनों के बीच की जो बॉर्डर है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा कोरियाई इलाका है, इसको बीच से बांट दिया गया। ऊपर का नॉर्थ कोरिया और नीचे का साउथ कोरिया कहलाने लगा, और जो बीच का जो बॉर्डर है उस बीच के बॉर्डर को 38वें समानांतर कहा गया। क्या कहा गया, तो प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो 38वें समानांतर, ठीक है, में विभाजित कर दिया गया था। 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, जो उत्तरी कोरिया है और जो दक्षिणी कोरिया है, ये सभी 17 सितंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच, यानी 20 वर्षों तक इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। यानी 20 वर्षों में कोरिया देश, कोरियाई जो देश हैं, चाहे वो उत्तरी कोरिया हो या फिर दक्षिणी कोरिया हो, इन दोनों देशों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा तेजी देखी गई। और इसे क्या कहा गया, तो इस जो तेजी देखी गई इसे कहा गया हान नदी पर चमत्कार, हान नदी पर चमत्कार कहा गया। दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बना। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2017 में अगर बात किया जाए तो जो कोरियाई देश हैं, इसकी दक्षिण कोरिया है, उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और सैन्य खर्चे में अगर बात किया जाए तो सैन्य खर्चे में इसका 10वां स्थान है, ठीक है, जहां जापान का 7वां स्थान था सैन्य खर्चे में, वहीं दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है सैन्य खर्चे में। मानव विकास रिपोर्ट, जिसे हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट, 2016 में HDI रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, मानव विकास रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है। सैमसंग आपने सुना होगा, LG और Hyundai, ये सभी कंपनियां बहुत फेमस हैं और ये प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में हो गए हैं। यानी अब जितने भी ब्रांड देख रहे हैं, सैमसंग, LG और Hyundai, ये सभी दक्षिण कोरिया की ब्रांड है, दक्षिण कोरियाई कंपनियां हैं जो भारत में पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ तो हमारा जो पार्ट 2 था चैप्टर 4 का, वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 5, उसे हम आगे की वीडियो में लाएंगे। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशनशिप में। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।